तो इजराइल वर्सेस ईरान अगले 24 घंटे भारी, क्योंकि मिडिल ईस्ट में भीषण युद्ध को लेकर इस वक्त तमाम बड़ी खबरों के साथ हम हाजिर हैं। आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा, मेरे साथ है मेरे सहयोगी रवि मिश्रा। इजराइल ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया है और पहली बार इजराइल ने बताया कि सीरिया में ग्राउंड ऑपरेशन किया गया। इसकी पूरी डिटेल्स आपके सामने होंगी। इसके अलावा ईरान की नई धमकी क्या है, जिसके बाद इजराइल से अमेरिका भी अलर्ट है और इजराइल में इस वक्त सभी डिफेंस सिस्टम एक्टिव हैं। वहीं अमेरिका मिडिल ईस्ट में लगातार तैनाती बढ़ा रहा है। कोशिश हो रही है कि किसी भी तरह अब ईरान को एक और हमला करने से रोका जाए, क्योंकि इजराइल पर एक और मिसाइल हमला युद्ध का दायरा बढ़ा सकता है। बिल्कुल, ईरान और इजराइल के बीच अंतहीन युद्ध के हालात बन सकते हैं। ऐसे में वॉर जोन की एक एक अपडेट के साथ अपने एक्सपर्ट्स के साथ हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि अगले 24 घंटे में और क्या बड़ा होने वाला है। लेबनान के बाद सीरिया में घुसी आईडीएफ। सबसे पहले यह अपडेट हम आपको दे रहे हैं, बड़ी खबर वॉर जोन से। सीरिया में ईरान समर्थित गुटों पर हमला हुआ है। पहली बार सीरिया में ग्राउंड ऑपरेशन, आईडीएफ की एलीट कमांडो यूनिट का ऑपरेशन, ईरान समर्थित कमांडर को पकड़ने का दावा भी किया गया। तो अब देखिए सीरिया की जमीन पर यह ग्राउंड ऑपरेशन, ये तस्वीरें वहीं की, और इस तरीके से इजराइल का, आईडीएफ का ये ग्राउंड ऑपरेशन का दायरा देखिए कैसे बढ़ता ही जा रहा है। लेबनान के बाद अब सीरिया में भी आईडीएफ और सीरिया में ईरान समर्थित गुटों पर यह हमले किए गए, ये ऑपरेशन चलाया गया है। तो सबसे बड़ी खबर इस वक्त की है आईडीएफ की सीरिया में मौजूदगी। तो अब जिस तरीके से यह तस्वीर सामने आ रही है, खबर को समझना जरूरी है। इस वक्त मेजर जनरल रिटायर्ड वीके दत्ता संरक्षण विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ है, जेके त्रिपाठी पूर्व राजदूत हमारे साथ है, और प्रोफेसर संजय भारद्वाज विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ है। इसकी ग्रेविटी समझाइए संजय भारद्वाज सर। आईडीएफ की सीरिया में मौजूदगी, यह सवाल इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि तमाम प्रॉक्सीज को अभी तक टारगेट पर करते हुए हमास के खात्मे की बात, हिजबुल्लाह के गढ़ में वार, लेकिन सीरिया में मौजूदगी कैसे संभव? देखिए, अगर ये जो सीरिया और इजराइल के बीच में जो राइवलरी है, बहुत ट्रेडिशनल, बहुत एंशिएंट, 7th सेंचुरी ऑनवर्ड आप कह सकते हैं, जिस तरीके से सीरिया ने इजराइल वाला एरिया को कब्जा किया था। लेकिन जो पहला अरब इजराइल वॉर हुआ था 1948-49 में, वहाँ पर इनका डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट था। और क्या हुआ कि 1967 का जो दूसरा वॉर हुआ, उसमें जो गोल्डन हाइट रीजन है वो बेसिकली इजराइल ने जीत लिया था सीरिया से, और वो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। 1973 में फिर झगड़ा हुआ। लेकिन अभी जो लेटेस्ट कॉन्फ्लिक्ट का रीजन है कि अभी जो ईरान के माध्यम से जो इजराइल पे अटैक हुआ था, उसमें एक व्यक्ति, एक एजेंट जो सीरिया में बेस्ड था, सीरियन था, वो इजराइल पर अटैक होने में शामिल था। और उसी को ध्यान में रखते हुए जिस तरीके से उन्होंने जो ऑपरेशन किडनैपिंग जो चलाया हुआ है इजराइल ने सीरिया में, तो वो जो ईरान के साथ में जो नेक्सेस है, जो हिजबुल्लाह के साथ जो नेक्सेस है, जो सीरिया में जो बेस बनाए हुए हैं हिजबुल्लाह, उन पर सीधा सीधा इजराइल अटैक कर रहा है। क्योंकि पूरा मामला यह है कि इजराइल इसको बिल्कुल एकदम फियर फ्री रीजन क्रिएट करना चाहता है। ऐसा साफ दिख रहा है कि स्टेप बाय स्टेप प्रॉक्सीज पर अपनी नीति को आगे बढ़ा रहा है इजराइल। और देखिए, लेबनान के बाद सीरिया में नेतन्याहू की सेना घुसी है। ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि ये अब लेबनान के बाद दूसरा देश हो गया जहां पर आईडीएफ ने एंट्री मारी है। पहली बार सीरिया में ग्राउंड ऑपरेशन का खुलासा हुआ है। सीरिया में घुसकर ईरान समर्थित संगठनों पर हमला किया गया और हिजबुल्लाह और ईरानी कमांडर्स को टारगेट किया गया। हालांकि आईडीएफ तो दावा यह कर रही है कि सीरिया में स्पेशल ऑपरेशन चलाया गया है। ग्राउंड ऑपरेशन कब किया, इजराइल ने इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी। लेकिन इजराइल के दावे पर अब सीरिया से भी अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। लेकिन सामने आई है तो सिर्फ वो तस्वीर जिसके जरिए यह साफ हो रहा है कि किस तरीके से अब सीरिया में भी नेतन्याहू की सेना की रवि मौजूदगी है। बिल्कुल, और देखिए सीरियाई जासूसों को लेकर आईडीएफ का बड़ा खुलासा सामने आया। बॉर्डर इलाकों में आईडीएफ पर जानकारी इकट्ठा करता था, बड़े हमले की साजिश को नाकाम किया, ये आईडीएफ ने कहा है। तो आईडीएफ की तरफ से यह बड़ा दावा किया गया है। और देखिए, यह तस्वीर भी जारी की गई है इस व्यक्ति की, सीरियाई जासूस इसे बताया गया। आईडीएफ की तरफ से यह बड़ा खुलासा किया गया। बॉर्डर का जो एरिया था, बॉर्डर का जो इलाका था, उसमें आईडीएफ पर ये, आईडीएफ को लेकर ये जानकारी इकट्ठा करता था और बड़े हमले की साजिश को नाकाम किया है। इसको पकड़ने के साथ ही आईडीएफ का यह दावा।
अब इजराइल का ये ग्राउंड ऑपरेशन है क्या? क्योंकि देखिए किस तरीके से 13 अक्टूबर की वो तारीख जब 2023 से गाजा में ऑपरेशंस जारी हैं, वहीं लेबनान वो फ्रंट जहां हमने देखा कि किस तरीके से 1 अक्टूबर 2024 से हमले हो रहे हैं। लेकिन अब खबर सीरिया को लेकर है और सीरिया में आईडीएफ की मौजूदगी को लेकर एक्सपर्ट से हमने सवाल किया। लेकिन अब सीरिया के ग्राउंड ऑपरेशंस को देखते हुए भी एक और सवाल इसके साथ कि क्या अब अगला टारगेट यमन होने वाला है? तो सीरिया में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन क्यों, इसकी वजह भी हम आपको बताने जा रहे हैं बिग बॉल के माध्यम से। ये तमाम कारण जिसकी वजह से ये ऑपरेशन शुरू किया गया है। सबसे पहले बात तो देखिए, ईरान से हिजबुल्लाह के लिए सप्लाई रूट जो है वो है यहां पर, इस वजह से ये कदम उठाया गया। हथियार, गोला बारूद पहुंचाने का ये रास्ता है और इसको ब्लॉक करने की बड़ी कोशिश। ईरान समर्थित संगठनों का ये ठिकाना भी, हाइड आउट है। ईरानी कमांडर भी लेबनान से शिफ्ट हुए हैं और हिजबुल्लाह के कई कमांडर भी यहां पर मौजूद है। इस वजह से ये ग्राउंड ऑपरेशन सीरिया में चलाया गया है। अमेरिकी सैन्य बेस पर कई हमले भी यहां से शुरू हुए हैं, जिसकी वजह से ये ऑपरेशन यहां, हालांकि यही इंपॉर्टेंट था कि किस तरीके से अमेरिका अपनी सैन्य मौजूदगी के तहत ही ये सुनिश्चित कर रहा था कि मिडिल ईस्ट के इस हालात में सबसे पहले सीरिया में ही उसके सैन्य बेस को टारगेट किया गया। लेकिन त्रिपाठी सर, अगर यहां हम खबर को इस लिहाज से समझे कि अब अगर आईडीएफ की मौजूदगी सीरिया में है, तो क्या सीरिया में भी हम ये मान सकते हैं कि आने वाले दिनों में ग्राउंड ऑपरेशंस को अंजाम दिया जाएगा? नेक्सस, फाइनेंशियल रूट, पूरे वेपन डिपो, इनको तो हमेशा से उसने टारगेट किया है। लेकिन क्या यहां सीरिया में आईडीएफ की मौजूदगी ग्राउंड ऑपरेशंस के साफ तौर पर भी संकेत दे रही है? देखिए, बिल्कुल इसका मतलब यह है कि इजराइल ये मन बना चुका है कि आगे ग्राउंड ऑपरेशन के तहत आईएमएफ जो है वहाँ पर 1-to-1 फाइट करेगी। हालांकि सीरिया के वर्तमान स्थिति को देखते हुए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सीरिया में वैसे भी पिछले 8 साल से जितना अनरेस्ट रहा है, गृह युद्ध रहा है, और दुनिया के तमाम देश, रूस हों या अमेरिका हों, ये बड़ी पावर सीरिया में हस्तक्षेप करती रही हैं। और इजराइल ने भी, अभी देखिए आपने कुछ महीने पहले दमिश्क में इजराइल ने क्या किया था कि ईरानी कॉन्सुलेट में बमबारी की थी, जिससे एक ईरानी कमांडर मारा गया था। तो इजराइल का ऑपरेशन होता रहा है। लेकिन अब ये ग्राउंड ऑपरेशन मतलब सेना घुस जाना किसी दूसरे देश में, और इसका मतलब कि सीरिया में जो अस्थिरता है उसको और भी बढ़ाने की ये कोशिश है। और मेरे ख्याल से तो ग्राउंड ऑपरेशन अगर वहाँ होगा तो वो भी लिमिटेड ही होगा, क्योंकि अगर सीरियन जासूस थे जो कि इजराइल आईएमएफ के खिलाफ जानकारी इकट्ठा करता था, अगर उससे ये जानकारी मिली है कि आईएमएफ कि इजराइल के ऊपर एक बड़ा हमला होने वाला है, तो निश्चित ही अब आईएमएफ को उन जगहों की पोजीशन भी, लोकेशन भी मिल गई होगी जहां से ये हमला हो सकता है। तो टारगेटेड किलिंग भी, टारगेटेड अटैक भी होगा, एयर अटैक तो होगा ही। लेकिन इतना जरूर है कि इस मूव के साथ ही इजराइल ने अपने वॉर का एक एक्सपेंशन कर दिया है, और सवाल यही है कि क्या इजराइल इस युद्ध के रेंज को, इसके दायरे को बढ़ाता जा रहा है। और देखिए, ईरान इजराइल पर पलटवार के लिए तैयार है। ईरान के 2 प्रांत में सैन्य गतिविधियां बढ़ी हैं, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पहाड़ियों के नीचे बने मिसाइल बेस पर IRGC एक्टिव नजर आई है। बैलिस्टिक मिसाइल से कर सकता है ईरान हमला। तो ईरान लगातार वीडियो जारी करते हुए अपनी सैन्य क्षमता को लेकर तो बड़ी बात चेतावनी के लहजे से कह चुका है। लेकिन अब ईरान की ये कसम क्या है? कह रहा है कि इजराइल नहीं बचेगा, और ये इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की तरफ से किया जा रहा दावा और उसको लेकर खबर कि ईरान पर नया हमला होगा, और जरूर होगा। IRGC के डेप्यूटी कमांडर अली फदावी की तरफ से कहा गया। बिल्कुल, और देखिए इस हमले की सूरत में तैयारी भी हो रही है। हम चर्चा नहीं कर सकते, लेकिन प्लान हमारा तैयार है, ये भी दावा किया गया। ऐसा जवाब देंगे जिसका इजराइल को अंदाजा नहीं होगा। इजराइल को गुनाहों की सजा जरूर मिलेगी, ये ईरान की तरफ से कहा गया है। तो इस तरीके से ईरान अपनी तैयारी कर रहा है इजराइल के ऊपर जवाबी हमले की।
लेकिन सवाल यही है कि क्या अब ईरान की तरफ से भी टारगेटेड अटैक होंगे, क्योंकि अब ईरान ने जिस तरीके से टारगेट के लिए बाकायदा एक लिस्ट तैयार कर ली है, उसको लेकर भी खबर आई है। इजरायली हमलों से नुकसान का ब्यौरा तैयार किया गया है और IRGC कमांडर्स को मिशन की बाकायदा जानकारी भी दे दी गई है। अब नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज की इस रिपोर्ट के आधार पर दावा क्या किया जा रहा है, क्योंकि ईरान अपने स्तर पर अगर सीधे तौर पर इजराइल को टारगेट करने के लिए तैयार है तो ये हमला होगा कब, ये अभी तक का सबसे बड़ा सवाल था। और अगर हमला होता है तो कहां पर हमला करा जाएगा, इसी को लेकर आज ये खबर सामने आई है कि बाकायदा इजरायली हमलों को लेकर एक लिस्ट तैयार कर ली गई है। वो टारगेट होंगे कौन से, यही सबसे बड़ा सवाल। और ईरान के मिसाइल बेस इजराइल पर हमले के लिए तैयार हो चुके हैं। लोरिस्तान प्रांत में खुर्रमाबाद मिसाइल बेस है और ये ईरान का अंडरग्राउंड मिसाइल बेस है। इसी बेस पर सबसे ज्यादा मिसाइल साइलो बनाए गए हैं और रिपोर्ट है कि यहां ईरान ने हमले के लिए 200 से ज्यादा मिसाइलें तैनात की हैं। इसी तरह करमेन शाह के कैनियन मिसाइल बेस पर भी तैयारी की गई है और ये ईरान का अंडरग्राउंड हाइपरसोनिक मिसाइल बेस है। रिपोर्ट है कि यहां 100 से ज्यादा मिसाइलें तैनात की गई हैं और करमेन शाह के ही पंज पहले मिसाइल बेस पर भी सैन्य गतिविधि बढ़ी है। ये ईरान का अंडरग्राउंड मिसाइल स्टोरेज बेस है और इस बेस से 100 से ज्यादा मिसाइलें खुर्रमाबाद रवाना की गई हैं। तो इस तरह से बड़ी तैयारी मिसाइलों को लेकर, खासकर बैलिस्टिक मिसाइलों को लेकर दत्तासर जो तैयारी आप देख रहे हैं ईरान की, और जिस तरीके से हमने भी खबर बताई कि कहां किस किस बेस पर यह तैयारी चल रही है, क्या वाकई में ईरान इस युद्ध को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की तैयारी कर चुका है और क्या वो ये जानता नहीं है कि इसके परिणाम क्या हो सकते हैं, इसके रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं? क्योंकि अमेरिका पीछे खड़ा है इजराइल के और अमेरिका कुछ भी कर सकता है ईरान को नीचे लाने के लिए, क्योंकि ईरान तो लंबे समय से टारगेट पर है अमेरिका के। देखिए, ऐसा है कि ये सारी कार्रवाई शुरू किसने कराई? 7 अक्टूबर 2023 का जो हमला हुआ वो किसके behest पे किया गया, किसके प्रॉक्सीज ने किया? तो ईरान ने शुरू करी जंग। अभी जब ईरान ने जंग शुरू कर दी और इजराइल ने काउंटर करना शुरू कर दिया, चाहे हमास हो, हिजबुल्लाह हो, सीरिया के अंदर हो, यमन के अंदर हो, तो जब इनके टारगेट हुए सीरिया के अंदर, इनकी जो काउंसलेट के ऊपर हमला हुआ, इनके जो मारे गए सीनियर कमांडर्स, उसके तहत में इन्होंने पहला मिसाइल हमला किया ईरान ने, उसको फिर काउंटर किया इजराइल ने। उसके बाद नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद ईरान ने फिर मिसाइल स्ट्राइक किया इजराइल के ऊपर, तो उसका काउंटर कर दिया इजराइल ने 26 अक्टूबर को, तकरीबन 25-26 दिन के बाद। तो जिस सचमो पंच में ईरान को रखा गया 25-26 दिन इजराइल के द्वारा कि आज हमला होगा, कल हमला होगा, वही साइकोलॉजिकल गेम अभी ईरान खेल रहा है इजराइल के साथ कि अभी हम हमला करेंगे, हम इतने मिसाइल मारेंगे। लेकिन आपको ये देखना है कि इसमें अमेरिका का क्या पक्ष है और रशिया का क्या पक्ष है, क्योंकि ये दो बड़ी पावर्स हैं जो इजराइल और ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं। सर, ये दो, सॉरी टू बटन, ये दो बड़ी पावर्स दोनों पीछे से उनकी बैक स्ट्रेंथ बने हुए हैं, लेकिन क्या इस वक्त की हकीकत ये है कि दोनों टाइम बाय करने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों अपने स्तर पर तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि दावा ये किया जा रहा है कि अब तक का सबसे बड़ा हमला होगा और बड़ा हमला करेगा ईरान, यही एक और खबर है। कई नए हथियार इस्तेमाल हो सकते हैं और 26 अक्टूबर का बदला लेने की तैयारी को लेकर लगातार किए जा रहे दावों के साथ साथ उस प्लानिंग के बारे में भी अब इंफॉर्मेशन सामने आ रही है कि आखिर इजराइल को किस तरीके से बड़ा नुकसान पहुंचाने की तैयारी ईरान कर चुका है। और अब सवाल यह है कि ईरान हमला करेगा तो इजराइल कितना तैयार है और इजरायली डिफेंस सिस्टम कितने सक्षम हैं। जी हां, तो जरा उस पर भी गौर कर लेते हैं कि क्या तैयारी है और किस तरीके की तैयारी है। देखिए, थार्ड की बात कर रहे हैं हम, ये बैलिस्टिक मिसाइल नष्ट करने में सक्षम है, मीडियम रेंज मिसाइल तबाह कर सकता है, ये वायुमंडल के बाहर जाकर भी हमले कर सकता है। और मिसाइल की रफ्तार की बात करें, 10,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है इसकी रेंज है और 200 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है मिसाइल की। 150 किलोमीटर की ऊंचाई तक की इसकी रेंज बताई जा रही है। अब दूसरा जो सिस्टम है डिफेंस सिस्टम, उसकी बात करते हैं, वो है आयरन डोम।
काफी इसकी चर्चा रही। शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले ये नाकाम करता रहा है। एरो 3 की बात करते हैं, लॉन्ग रेंज डिफेंस सिस्टम है, ये बैलिस्टिक मिसाइलें इंटरसेप्ट करने में सक्षम है। और डेविड स्लिंग की बात करें तो लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम बैलिस्टिक क्रूज मिसाइलों को ये इंटरसेप्ट करने में सक्षम है। तो ये एक कवच तैयार किया गया है इजरायल की तरफ से ईरान के हमलों की स्थिति में। लेकिन इजरायल के इस कवच के तहत ही संजय भारद्वाज सर ये बता दीजिए, क्या ये वाकई एक और सबसे बड़ी हकीकत नहीं है कि इजरायल का कोई मुकाबला नहीं है? उसके तमाम सिस्टम्स को लेकर आप हमेशा ये कहते आए हैं कि इजरायल हर फ्रंट पर लड़ने में सक्षम है, लेकिन अब सीधे इजरायल के अंदर भी तो वार करने में ये प्रॉक्सीज कामयाब रहे हैं। अब तो ईरान की सीधे वार करने की तैयारी है। यही वजह है कि खुद इजरायल को भी अपने सिक्योरिटी सिस्टम को रिव्यू तक करना पड़ा। एयर रेड अलर्ट की तस्वीरें तो हम पिछले कई घंटों से दिखाते ही आए हैं। संजय सर, बिल्कुल, देखिए सुरभि, जो बात आप कह रही हैं कि जिस तरीके से प्रॉक्सीज ने या हमास ने 7 अक्टूबर पिछले साल से जो इस तरीके से जो ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी इजराइल का हुआ है, जो उनका गुप्तचर एजेंसी का जो फेलियर हुआ है, तो इंडिकेट करता है कि जो डिफेंसिव सिस्टम है, जो डिनाइल स्ट्रेटजी है इजराइल की, वो थोड़ा वीक है। उसको रिव्यू करने का निश्चित रूप से ज़रूरत है और उसमें वो कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये बात मान के चली कि उनके पास स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव सिस्टम बाहरी सपोर्ट्स के माध्यम से भी बहुत इजराइल के पास है, चाहे वो अमेरिकन हथियार हो, थर्ड जिस तरीके से अमेरिका इजराइल को दे रहा है। तो इजराइल अपने बलबूते पे भी मजबूत है और बाहरी समर्थन भी है। लेकिन ईरान को आप देखिए कि ईरान इतना इजीली गिव अप नहीं करेगा। उसके पास स्ट्रेंथ क्या है? 3 बातें साफ साफ है। ईरान का अपना मिसाइल सिस्टम या अपना न्यूक्लियर जो सिस्टम डेवलप कर रहा है, वो एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग सिस्टम है। दूसरा, जो प्रॉक्सीज के माध्यम से जो ऑपरेशंस कर रहा है वो बढ़ता जा रहा है। वो ऐसा नहीं है कि वो खाली हमास तक रह गया या हिजबुल्लाह तक रह गया, अब सीरिया तक भी चला गया है और यमन में हुतीज भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रॉक्सी सिस्टम है। तीसरा जो बहुत बड़ा ईरान के साथ जो एक सपोर्ट है कि रशिया और चाइना निश्चित रूप से ईरान को एक मिडिल ईस्ट में एक लीडर के रूप में प्रोजेक्ट करना चाहते हैं और सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक लूज पॉइंट जो ईरान के पक्ष में नहीं जा रहा है कि जो वो इस्लाम एक डिस्कोर्स, इस्लामिक डिस्कोर्स क्रिएट करना चाहता है। जो बाकी जो कंट्रीज हैं वो ईरान से खुद ही भ्रमित है। ये बहुत ईरान को सपोर्ट, ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण आपने उठाया है, क्योंकि 1 साल पहले ऐसा लगा था कि ईरान मुस्लिम वर्ल्ड को लीड करने की एक रेस में है और शायद ऐसा हो कि जब जंग हो तो अरब वर्ल्ड से उसे बहुत समर्थन मिले, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा और ये एक सेटबैक जरूर है ईरान के लिए। और देखिए, भीषण जंग के बीच हिजबुल्लाह ने चेतावनी दी है। क्या है चेतावनी? हिजबुल्लाह की धमकी, मैदान नहीं छोड़ेंगे, हम अपने हथियार नहीं डालेंगे, यह कहा हिजबुल्लाह ने। इजरायली हमलों पर हिजबुल्लाह का यह बयान। तो लेबनान में जारी ऑपरेशन की तस्वीर तो आप देख चुके हैं, लेकिन ईरानी तैयारी को लेकर आज खबरें और भी हैं। और ईरानी तैयारी पर ही एक और बड़ी खबर यह कि ईरान की सीधी जंग की तैयारी हो सकती है। हालांकि अमेरिका के सर्विलांस सैटेलाइट से इसको लेकर जो खुलासा हुआ है, खमेनेई की धमकी के बाद सैन्य मूवमेंट बढ़ चुकी है। ईरानी सेना की अभूतपूर्व तैयारियां जिस तरीके से नजर आ रही हैं, क्या वो इस बात का सबसे बड़ा संकेत है कि अब सीधे तौर पर ईरान लड़ाई में शामिल होने के लिए तैयार है? क्योंकि अभी तक अपने प्रॉक्सीज के जरिए जिस तरीके से इजरायल का घेराव किया गया, अब पिछले कई दिनों से ईरान की तरफ से तैयारियों को लेकर, सेना की अभूतपूर्व तैयारियों की तस्वीरें और सैन्य मूवमेंट को लेकर भी खबरें सामने आई हैं। तो ईरानी हमले का खतरा है। इस बीच अमेरिका ने इजरायल की सुरक्षा के लिए समंदर में बड़ी तैयारी की है। मिडिल ईस्ट में एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन तैनात है और इसके अलावा बैलिस्टिक मिसाइल से लैस कई डिस्ट्रॉयर मौजूद हैं। मिसाइलों को नष्ट करने के लिए एयर डिफेंस के साथ कई डिस्ट्रॉयर चक्कर लगा रहे हैं। अमेरिका ने अब मिडिल ईस्ट में अपने शक्तिशाली B-52 बॉम्बर को भेजा है और अमेरिका के मिनोट एयरफोर्स बेस से टेक ऑफ करने के बाद यह बॉम्बर मिडिल ईस्ट में दाखिल हुआ और फिर कतर में अल उदीद एयर बेस पर लैंड कर गया। इसके अलावा अमेरिका के MQ-4C ड्रोन भी मिडिल ईस्ट में नजर रख रहे हैं। इस ड्रोन से लेबनान, सीरिया और गाजा पर नजर रखी जा रही है। ड्रोन भूमध्य सागर और फारस की खाड़ी के ऊपर उड़ान भरकर निगरानी कर रहा है। तो इस तरीके से देखिए अमेरिका की भूमिका कितनी बड़ी यहां पर दिखाई दे रही है। जेके त्रिपाठी सर, क्या अमेरिका के लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपने सारे पुराने स्कोर सेट करने के लिए? ये युद्ध अगर आगे बढ़ता है, अमेरिका की जो तैनाती हमें दिख रही है, इजरायल की बैकिंग जो दिख रही है, ईरान हो या फिर दूसरे जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हैं, उनको वंस फॉर ऑल सेटल करने
के लिए अमेरिका के पास क्या एक अपॉर्चुनिटी, और अमेरिका शायद वो देख भी रहा है, आप इसे कैसे एनालाइज करेंगे? देखिए, पहले ये समझा जा रहा था कि शायद इलेक्शन से पहले अमेरिका इजराइल को इतना प्रेशराइज कर देगा कि युद्धबंदी हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब तो इलेक्शन की प्रोसेस शुरू भी हो चुकी है, तो अमेरिका ने इजराइल को बल्कि और बढ़ावा ही दिया है। और अमेरिकी डिस्ट्रॉयर और अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर वहाँ पे तैनात होने का मतलब ये है कि उस ओर से अमेरिका ये निश्चिंतता चाहता, ये सुरक्षा चाहता कि उस ओर से इजराइल पे हमला न हो। अब ईरान से अगर इजराइल पे हमला होता है तो मुझे एक चीज़ ये समझ में आ रही है कि ईरान का ये बयान, ईरानी रिवॉल्यूशनरी कोस्ट गार्ड फोर्सेस का, कि यहाँ हम बहुत बड़ा हमला करेंगे और हम तैयारी कर रहे हैं, या ये भी कि ये मूवमेंट हो रहा है, ये कहीं इंफॉर्मेशन वारफेयर का एक हिस्सा तो नहीं है, ताकि ये दिखाया जा सके ईरान की डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी को कि देखिए हम तैयारी कर रहे हैं। ईरान जानता है कि ईरान अगर हमला करेगा तो जब ये चीज़ पब्लिक डोमेन में है कि ईरान प्लान बना रहा है कभी भी हमला करेगा, तो सर्टेनली ये इजरायली फोर्सेस को, IMF को या उनकी सिक्योरिटी एजेंसीज को भी इसमें से काफ़ी कुछ चीज़ें पता होंगी। इसलिए मेरे ख्याल से ऐसा कुछ अभी फ़िलहाल नहीं होगा। दूसरी चीज़ ये है कि हिजबुल्लाह की ये धमकी, हिजबुल्लाह ने अभी तक धमकी नहीं दी थी, अभी तक नहीं कहा था कि ना हथियार छोड़ेंगे और ना सरेंडर करेंगे। अभी कहने का क्या मतलब? अभी कहने का मतलब ये है कि शायद हिजबुल्लाह के कैडर्स में अंदर ही अंदर ये बात भी हो रही है, इस प्रस्ताव पे विचार करने की बात हो रही है कि हम सरेंडर कर दें, क्योंकि हिजबुल्लाह, सर ऐसा तो वो करते भी आ रहे हैं, क्योंकि IDF तो धमकी नहीं देता, वो तो सीधा ग्राउंड पर पहुंचकर उनके इलाकों को, उसके पूरे नेक्सस को ही जहां से वो ऑपरेट कर रहे हैं उन्हें ध्वस्त करता है। अब स्ट्रैटेजी ये बदली है कि उन्हीं के गढ़ में पहुंचकर लोगों को सरेंडर करने को उन्होंने मजबूर कर दिया। दत्ता सर, ये बात इसलिए भी हाईलाइट कर रही हूं क्योंकि अभी शुरुआत में हमने देखा कि ईरान के किस तरीके से एक कमांडर को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया, वहीं तेल अवीव पर अटैक के बाद स्ट्रैटेजी बदली कि हिजबुल्लाह के गढ़ में उसके कमांडर्स को भी सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। क्या उन्हीं की ग्राउंड रियलिटी की इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए इन्हीं के लोगों को अपने कब्जे में लिया जा रहा है? देखिए, ऐसा कि जंग के अंदर जो ऑपरेशंस प्लान किए जाते हैं वो हर एक लेवल पे किए जाते हैं, चाहे वो इंटेलिजेंस ऑपरेशंस हो, टारगेटेड हो, या उनके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स को जैम करने के लिए हो, या साइबर अटैक के माध्यम से हो, और फिर उसके बाद में काइनेटिक अटैक, और फाइनली क्या है, ग्राउंड असॉल्ट। ये सारे ऑपरेशन लगातार इजराइल चाहे हमास के साथ शुरू करने के बाद उसका मोपिंग अप चल रहा है, लेकिन अभी भी थोड़ा बहुत वहाँ पे रेजिस्टेंस कायम है। हिजबुल्लाह के इन्होंने जितने प्राइम टारगेट्स थे उनको तकरीबन साउथ लेबनान में तबाह कर दिया, दहिया का इलाका बिल्कुल मटिया मलेट कर दिया, और नॉर्थ ऑफ बीरूट में भी जो इनके टारगेट हैं उनके ऊपर स्ट्राइक किया जा रहा है। और वहाँ से अभी जो सीरिया के अंदर इनके लोग वहाँ भागे, या उसके माध्यम से वो हमला करने की कोशिश कर रहे थे गोलन हाइट की साइड से, उसके ऊपर इन्होंने अभी स्पेशल ऑपरेशन करके रेड मार के एक ईरानियन को वहाँ से किडनैप किया है। तो ये ऑपरेशन तो लगातार चलते रहते हैं, ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होते हैं। अल्टीमेटली एम क्या होता है, टू ब्रेक द विल ऑफ द एनिमी टू फाइट, कि उसको लड़ने की क्षमता, उसकी मनोबल, उसकी मनस्थिति को तबाह कर दिया जाए ताकि वो हथियार डाल दे। तो ये सारी कार्रवाई इजराइल के माध्यम से की जा रही है। और जहाँ तक ईरान से इराक होते हुए, सीरिया होते हुए लेबनान के अंदर जो मदद का एक चैनल था उसको भी ध्वस्त किया जा रहा है, उसको भी इंटरडिक्ट किया जा रहा है, इंटरसेप्ट किया जा रहा है। ठीक, और ये जो ऑपरेशन है ये उसी का हिस्सा है। बिल्कुल। और देखिए, इस बीच एक और अपडेट है कि हिजबुल्लाह का तेल अवीव पर विध्वंसक प्रहार हुआ है। तेल अवीव के पास गिलोट सैन्य बेस पर रॉकेट से अटैक किया गया। रॉकेट अटैक में सैन्य बेस का एक हिस्सा तबाह हुआ है। कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है हमले का वीडियो। जल्द ही इजरायल को जवाब मिलेगा, ये IRGC ने कहा है। इजरायली हमलों पर पलटवार की तैयारी है। ईरान की सेना की तरफ से इजरायल को ये धमकी दी गई है। तो एक बार फिर से ये चेतावनी IRGC की तरफ से इजरायल को कि इजरायल को हम देंगे करारा जवाब। अभी तक इस बात का इंतजार है कि ईरान क्या पॉलिसी अपनाएगा, क्या उस हमले को रिटेलिएट करेगा, उसका बदला लेगा, या फिर किसी और हमले का इंतजार ईरान को है, इजरायल की तरफ से किसी और मूव का इंतजार है। लेकिन इस बीच ये चेतावनी IRGC की तरफ से। तो इजरायल को नई धमकी आखिर है क्या? क्योंकि समर्थित संगठनों के साथ ईरान के पास रणनीतिक बढ़त
की बात कही जा रही है और दुश्मनों को जवाब देंगे। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम शैतानी ताकतों से डटकर मुकाबला कर रहे हैं और किसी भी हद तक जाकर हम दुश्मन को हरा देंगे। हम दुनिया के सामने अपनी ताकत साबित करेंगे। इजराइल को हमारा जवाब टाला नहीं जा सकता। हमारा जवाब निर्णायक और बहुत असरदार होगा। हुसैन सलामी, ईरानी गार्ड्स के चीफ का यह बयान, जिससे रवि साफ हो गया कि ईरान ये दिखा रहा है कि वो डिफेंसलेस नहीं है। तो बहुत जल्द ईरान का बदला, इसके संकेत क्या हैं? 4 बड़े संकेत सामने आ रहे हैं। वो संकेत हम आपको बताने जा रहे हैं बिग वॉल के माध्यम से। ये देखिए चारों संकेत, 4 बड़े संकेत क्या हैं? पहला संकेत है खामेनेई का बयान, दुश्मन को करारा जवाब देंगे। सुप्रीम लीडर ने यह बात कही है। दूसरा संकेत आप देखिए, ईरान आर्मी चीफ का भी ऐलान आया है कि अपनी ताकत हम साबित करेंगे कि हमारी ताकत क्या है। तीसरा जो संकेत है वो ईरान की तैयारियों को देखकर लगता है मिसाइल बेस पर काफी बड़ा मूवमेंट नजर आया। और चौथी देखिए तैयारी संकेत क्या है, तो अमेरिकी जो तैनाती हुई है मिडिल ईस्ट में, वॉरशिप बॉम्बर्स भेजे गए अमेरिका की तरफ से, तो कहीं ना कहीं अमेरिका को इनपुट है और ये शायद एक बड़ा संकेत है। दत्ता सर, अब बात यहां पर आकर रुकती है कि अमेरिका की तैयारी दिख रही है, इजराइल की तैयारी दिख रही है, ईरान की तैयारी दिख रही है। इस बीच कहीं कोई ऐसा संकेत आपको लगता है कि जो अपकमिंग क्लैश है वो शायद रुक जाए? कहीं कोई ग्राउंड आपको दिख रहा है? ये मान के चला जा रहा है कि युद्ध और आगे बढ़ेगा, लेकिन ये जो डायरेक्ट क्लैश की सिचुएशन बन रही है, इसके रुकने के कहीं कोई चांसेस दिखते हैं क्या आपको? देखिए, ऐसा है कि अभी जो इलेक्शन के रिजल्ट निकलेंगे 6 तारीख को अमेरिका के अंदर, उससे भी बहुत सारा फ़र्क पड़ेगा। ये 2 जंगें जो यूक्रेन रशिया और आपका इजराइल और ईरान का, लेकिन कोई डायरेक्ट अटैक ईरान का इजराइल के ऊपर नहीं हो सकता, क्योंकि उनका जो डिस्टेंस है आपस का तकरीबन 2000-1500 किलोमीटर है। ग्राउंड फोर्सेस का इजराइल के बॉर्डर पे पहुंचना मुश्किल है। वो अपने प्रॉक्सीज के माध्यम से लगातार हमले कर रहा है। अब ये मान के चलें, जो हमले हिजबुल्लाह कर रहा है वो ईरान ही कर रहा है, चाहे वो सीरिया की तरफ से हो रहे हैं या लेबनान की तरफ से हो रहे हैं या हमास के अंदर जो गाज़ा के अंदर ऑपरेशन चल रहे हैं, वो ईरान का ही प्रॉक्सी लड़ रहा है, वो ईरान ही लड़ रहा है। अभी जहाँ तक इसका काउंटर ऑफेंसिव रहा, ईरान का बदला लेने की कार्रवाई, अमेरिका ने चेताया है कि अगर आपने कोई ऐसी कार्रवाई करी जिससे इजराइल को ऐसा नुकसान हुआ, उनके सिविलियन मारे गए या कोई इस तरह का सिचुएशन पैदा होगी, तो अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है। उन्होंने अपने एसेट्स हैं, B-52 बॉम्बर्स हैं, GU-43B जो डीप पेनिट्रेशन बॉम्ब्स हैं, ये सारा कुछ उन्होंने मुहैया करा दिया है, स्टैंड बाय में रख दिया है। तो इजराइल को ये एक वार्निंग है कि आप कुछ भी ऐसा गलत कदम मत लेना जिसके कारण हमको तुम्हारे ऊपर हमला करना पड़ जाए। जहाँ तक अभी ईरान का सवाल है, वो रशिया के साथ पैक्ट करके उससे जो मिसाइल्स हैं, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, जहाँ S-400 हैं, S-300 हैं। अभी आपने देखा होगा 26 अक्टूबर के हमले में इजराइल ने दोनों S-300 और S-400 को मैप करके उनको डिस्ट्रॉय भी कर दिया है, उनके रडार्स को इन्होंने नकारा कर दिया है। तो इजराइल को इनके S-300 S-400 से कोई खतरा नहीं है, डर नहीं है, इनको पता उसको कैसे टैकल करना है। बिल्कुल। और जहां तक उसका अपना डिफेंस है, थार्ड हो जाए या उनका एरो सिस्टम हो जाए या डेविड स्लिंग है, उसके बाद में आयरन डोम, और उसके साथ साथ में जो नेवल सेट्स हैं उनके अपने मिसाइल्स और इजरायली एयरफोर्स, अमेरिकन एयरफोर्स और यूके की एयरफोर्स लगातार वो ऑपरेशंस को अंजाम भी दे रहा है, पहले गाजा में और अब लेबनान में। फिलहाल वेस्ट बैंक में आईडीएफ के ऑपरेशन को लेकर एक अपडेट, क्योंकि अब बेत उमर में इजराइल के सर्च ऑपरेशन को लेकर खबर है और कुछ हमास लड़ाकों को पकड़ने का यहां दावा भी किया जा रहा है। आईडीएफ ने इलाके में कई घरों को कैसे तबाह किया, देखिए। और इस बीच देखिए एक और खबर है, जम्मू कश्मीर विधानसभा में अनुच्छेद 370 के खिलाफ प्रस्ताव पर हंगामा। पीडीपी विधायक वहीद पारा ने प्रस्ताव पेश किया, बीजेपी विधायकों ने प्रस्ताव का विरोध किया। हंगामे के चलते सुरक्षा कर्मियों को बीच बचाव के लिए आना पड़ा। हंगामे के बाद विधानसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी। हमारी रिक्वेस्ट है इस रेजोल्यूशन को But you cannot dictate like this. You cannot dictate like this. Resolve the situation.
for the restoration of Jammu and Kashmir special status and guarantees granted to the people of Jammu and Kashmir in its Please take your seats. Please take your seats. Please take your seats. तो हंगामे की वो तस्वीर आपके सामने जहां देखिए किस तरीके से सुरक्षा कर्मियों को भी बीच बचाव के लिए आना पड़ा। एक बार फिर से आपको बता दें, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से जम्मू कश्मीर विधानसभा में अनुच्छेद 370 के खिलाफ प्रस्ताव पर हंगामा शुरू हो गया। पीडीपी विधायक वहीद पारा ने प्रस्ताव पेश किया और बीजेपी विधायकों ने प्रस्ताव का विरोध किया। हंगामे की ये 3 तस्वीरें आपके सामने जहां देखिए सुरक्षा कर्मियों को भी बीच बचाव करने के लिए आगे आना पड़ा। हंगामे के बाद विधानसभा की कार्रवाई भी स्थगित कर दी गई। इरफान हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़े हैं। इरफान, ये हंगामा कब कैसे शुरू हुआ और 370 को लेकर ये जो प्रस्ताव आया, क्या ये पहले कार्रवाई के लिए लिस्टेड था या फिर अचानक ही आया है? क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर ये जो प्रस्ताव है ये पीडीपी एमएलए वहीद पारा की तरफ से लाया गया और ये लिस्टेड नहीं था, प्राइवेट रेजोल्यूशन था और उसके चलते भाजपा के जो एमएलए हैं उन्होंने इस पर आपत्ति जताई और कुछ देर तक हाउस में रख रहा और उसके बाद उमर अब्दुल्ला ने भी इस रेजोल्यूशन पर टिप्पणी करते हुए कहा कि ये जो रेजोल्यूशन है इसकी कोई डिस्कशन के बगैर जरूरत नहीं थी और हाउस को एडजर्न किया गया कुछ देर के लिए। और इसी बीच लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जो है वो हाउस को एड्रेस कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार को वो अपना पूरा सहयोग देंगे, खासतौर पर रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड को लेकर। फिलहाल विपक्ष लगातार जो है पीडीपी के इस रेजोल्यूशन का विरोध कर रहे हैं और उमर अब्दुल्ला ने भी स्पष्ट किया कि इसका कोई मतलब नहीं बनता जब तक कोई डिस्कशन इस पर नहीं हो पाएगा। शुक्रिया इरफान आपका हमसे जुड़ने के लिए इस जानकारी। तो फिलहाल 370 के खिलाफ प्रस्ताव के दौरान हुए हंगामे की ही ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां देखिए किस तरीके से हमारे सहयोगी हमें लगातार इस बारे में जानकारी दे रहे थे कि हंगामा इस कदर बढ़ गया कि विधानसभा की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। अब से कुछ देर पहले की ये जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामे की तस्वीर सामने आई है। 370 के खिलाफ प्रस्ताव पर बोले सीएम उमर अब्दुल्ला। 370 के खिलाफ प्रस्ताव का कोई औचित्य नहीं है, उमर अब्दुल्ला ने कहा। चर्चा के बिना प्रस्ताव का मतलब नहीं है, उमर अब्दुल्ला का रिएक्शन। और महाराष्ट्र में आज नामांकन वापसी के आखिरी दिन है और इस बीच खबर यह आई है कि बोरीवली से बीजेपी के बागी गोपाल शेट्टी नामांकन वापस लेंगे। कल गोपाल शेट्टी की फडणवीस से मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद लिया गया ये फैसला, जिसको लेकर इस वक्त ये खबर सामने आ रही है। नामांकन वापसी का आज आखिरी दिन है और बोरीवली से बीजेपी के बागी गोपाल शेट्टी के नामांकन वापस लेने के बारे में और जानकारी हमारे सहयोगी राजीव हमें दे रहे हैं। बताएं राजीव। देखिए, गोपाल शेट्टी निर्दलीय के तौर पर पर्चा भरा था। पार्टी ने उन्हें शुरुआत में बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने लगातार इस तरह के बयान दिए थे कि वो अपना नामांकन वापस नहीं लेगी। लेकिन अंत में फडणवीस से उनकी मुलाकात 2 दिन पहले और उसके बाद में विनोद तावड़े ने भी गोपाल शेट्टी से मुलाकात की और उन्हें पार्टी के स्टैंड को लेकर सारी जानकारी दी। चूंकि गोपाल शेट्टी पूर्व में बीजेपी से नगर सेवक से लेकर सांसद पद तक चुने जाते रहे हैं, ऐसे में गोपाल शेट्टी इस तौर पर कहना था कि बिना किसी कारण के उनकी सीट तो बोरीवली से गोपाल शेट्टी के नाम वापस लेने के बारे में हमारे सहयोगी लगातार हमें जानकारी दे रहे थे, क्योंकि आज महाराष्ट्र में नामांकन वापसी का आखिरी दिन है और फिलहाल बताया जा रहा है कि गोपाल शेट्टी की कल फडणवीस से मुलाकात भी हुई थी, जिसके बाद इस वक्त ये खबर सामने आ रही है कि उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया है। वहीं उत्तराखंड के अल्मोड़ा में भीषण सड़क हादसा हुआ। अल्मोड़ा में यात्री बस गहरी खाई में गिर गई। अब तक 15 शव खाई से निकाले गए हैं। कई यात्रियों के घायल होने की खबर है।
ये तस्वीरें हैं उसी दुर्घटना स्थल की जहां पर ये बस खाई में गिरी है। बहुत ही दुखद हादसा, ये 15 यात्रियों की मौत हुई है जो जानकारी मिल रही है अल्मोड़ा उत्तराखंड, जहां से अभी तक 15 लोगों के शव निकाले गए हैं, रिकवर किया गया। ये घटनास्थल की तस्वीरें, बस काफी ऊंचाई से इस खाई में पलट गई और बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए हैं। 15 यात्रियों की जो इस बस से यात्रा कर रहे थे उनकी इस दुर्घटना में मौत हो गई। तो अल्मोड़ा में ये हादसा हुआ है जहां पर यात्री बस खाई में पलट गई है। शव 15 लोगों के शव निकाले गए हैं अभी तक यहां से। और आप देखिए तस्वीरों में किस तरह से चारों तरफ अफरा तफरी है, लोग यहां पर जमा है। नदी है एक छोटी सी और उसके दूसरी तरफ ये बस खाई में गिरी है और जिसमें 15 लोगों की जान चली गई।